अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट को हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज बाकायदा उसका स्टार्ट है। आज हम उसका फर्स्ट टॉपिक जिसका नेम है EC2 इंस्टेंस, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने मेरा इस जर्नी में साथ देना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो आप लोगों की मदद से मैं इस यूट्यूब को इन वीडियोस को मैं जारी रखूँगा। तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछना है। मैं 100% कोशिश करूँगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दूँ। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2। अब यहाँ पर जो EC2, ये जो टू जो डिनोट कर रहा है वो ये कि E फॉर इलास्टिक एंड C फॉर C। यहाँ पर दो टू हैं, मतलब कि एक C का कंप्यूट, एक दूसरा C क्लाउड, मतलब कि इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ये होगी हमारे टॉपिक का नाम। अब आखिर ये है क्या, EC2 इंस्टेंस है क्या। इसको अगर हम नॉर्मल ज़बान में हम कहें तो ये हमारा एक वर्चुअल सर्वर है। इसको मैं यहाँ पर लिख भी दूँ कि ये जो हमारी इंस्टेंस है, और इंस्टेंस का वर्ड जब भी आप यहाँ पर यूज़ होगा, क्योंकि अब हम AWS के टर्म्स यूज़ करेंगे, तो जो इंस्टेंस है वो टर्म वर्चुअल मशीन के जो वर्चुअल मशीन जो लफ्ज़ है वो AWS उसको इंस्टेंस कहता है। तो यहाँ पर जब भी आप इंस्टेंस का लफ्ज़ आएगा, आप लोगों ने उसको समझ जाना कि ये यहाँ पर वर्चुअल मशीन का जिक्र आ रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा एक वर्चुअल सर्वर या फिर हम इसको कह देंगे कि ये वर्चुअल मशीन है हमारी, मतलब कि ये हमारी वर्चुअल मशीन। तो ये क्या हुआ, Amazon EC2 इंस्टेंस इज अ वेब सर्विस दैट प्रोवाइड्स रिसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी इन द क्लाउड। अब यहाँ पर जो टॉपिक का नाम है उसमें ही आप देख सकते हैं कि इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। अब यहाँ पर दो चीज़ें मेन है, एक इलास्टिक। अब यहाँ पर हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने 5 फीचर्स पढ़े थे क्लाउड कंप्यूटिंग के, उनमें से एक था हमारा इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर नाम जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर जो हमारी वर्चुअल मशीन्स बनेंगी, जो हमारे वर्चुअल सर्वर्स बनेंगे यहाँ पर, वो मतलब कि हमारी इलास्टिसिटी होगी, मतलब कि उसमें हमारे पास जो रिसोर्सेज होंगे, जो हमारी कंप्यूट होगी, जो हमारे नेटवर्क्स होंगे, जो हमारी स्टोरेज होगी, हम उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और हम इनको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर एक स्केलेबिलिटी का फीचर आ जाता है। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ कि इलास्टिसिटी होगी, जो भी हमारे वर्चुअल सर्वर्स होंगे, वर्चुअल मशीन्स होंगे, जिसको हम इंस्टेंस कह रहे हैं अभी, तो वो हमारे क्या होंगे, इलास्टिक होंगे। मतलब कि हम उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, हम उनको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है Amazon EC2 reduces the time required to obtain and boot new server instances to minutes। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब इसको थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेके चलते हैं कि क्लाउड से पहले क्या होता था कि हमारे पास जो फिजिकल सर्वर्स होते थे उसको बूट होने में, मतलब कि जब एक न्यू सर्वर हम लेके आते हैं, उसके अंदर स्टोरेज होती है, कंप्यूटर होती है, नेटवर्क्स लगे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना खुद एक बहुत बड़ा मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करना वो एक अलग से काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन आजकल क्या होता है, AWS जो क्लाउड ने क्या हमें फैसिलिटी दी है कि इसमें हमारे पास एक टर्म मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर AMI। आप लोगों ने इससे डरना नहीं है, इसका एक पूरा टॉपिक आएगा AMI का। AMI इससे बनता है Amazon मशीन इमेजेस। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स पड़े होते हैं AWS में जो रखे हुए हैं, उनको हमने अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फिट होते हैं तो वेल एंड गुड, वरना हम इसमें अपना कस्टमाइज AMI भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना होता है कि हमारे पास एक AMI है, हमने उसको सिलेक्ट करना है, उसके अंदर जितने हमने नेटवर्क्स रखने हैं वो हम रखेंगे, जितनी हमने कंप्यूटर सेट करनी है हम वो सेट करेंगे, जितने हमने स्टोरेज सेट करनी है हम वो सेट करेंगे। उसके बाद हम क्रिएट इंस्टेंस करेंगे तो हमारी एक वर्चुअल मशीन बन जाएगी, और वो हार्डली 2 to 3 मिनट्स लगेंगे, हमारा सर्वर डिप्लॉय हो जाएगा। मतलब कि जो टाइम मतलब कि 2 से 3 दिन लेता था सर्वर की इंस्टॉलेशन वगैरह और उसके कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में, अब वो हमारा सारा काम मिनट्स के अंदर चला गया है।
आप लोगों को मैं ये पूरी एक लैब करके दिखाऊंगा जिसमें कि हम एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, एक EC2 इंस्टेंस। अब मैं वर्चुअल मशीन की जगह EC2 इंस्टेंस का वर्ड यूज़ करूंगा ताकि आप लोग इससे वाकिफ़ हो जाए और इसको आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि EC2 इंस्टेंस एक बनाएंगे जिसमें एक लैब क्रिएट करेंगे जिसमें हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और उसमें मैं आप लोगों को सबको बताऊंगा कि कैसे हम इसमें इलास्टिसिटी लेके आ सकते हैं, हम इसमें कंप्यूट स्टोरेज नेटवर्क को कैसे हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये अलाउइंग यू टू क्विकली स्केल कैपेसिटी, जो हमने अभी बात की, बोथ अप एंड डाउन, मतलब हम बढ़ा भी सके अपनी कैपेसिटी को और हम कम भी कर सके एज योर कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स चेंज। हाँ, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जाएंगी हम उस हिसाब से अपने रिसोर्सेज को, जो हमारी कंप्यूट कैपेसिटी है, जो हमारी स्टोरेज नेटवर्क्स हैं, हम उसको बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ EC2 इंस्टेंस टाइप्स हैं। यहाँ पर 14 टोटल EC2 इंस्टेंस टाइप्स हैं। यहाँ पर एक मतलब कि हम फैमिली का नाम देते हैं कि ये इस फैमिली से है, ये इस फैमिली से है। तो इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बाद जो हमने EC2 इंस्टेंस की जो कैटेगराइज हमने जो करना है उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, तो आप लोगों को इसके बारे में नो हाउ होना ज़रूरी है। वैसे इसका डिटेल में आप लोगों को इतना ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में पता हो कि इन फैमिलीज़ का क्या है सिस्टम। तो लेकिन यह है कि ये जो पार्ट ये असल है सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट प्रोफेशनल का, लेकिन यह है कि इसमें आपको थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि हाँ, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आती है F1 FPGAs, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज। इसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि जो F फैमिली है ये FPGAs, ये इधर से आप याद कर सकते हैं इसको। उसके यूज केस क्या है कि जेनोमिक्स रिसर्च, मतलब कि बायोलॉजी से रिलेटेड है कि जब आप लोगों ने जीन्स वगैरह से रिलेटेड कोई रिसर्च वगैरह करनी होती है तो आप लोग ये वर्चुअल मशीन और ये आप कैटेगरी यूज कर सकते हैं EC2 इंस्टेंस की। उसके बाद क्या है कि रियल टाइम वीडियो प्रोसेसिंग, मतलब कि जब आप लोगों ने कोई रियल टाइम लाइव स्ट्रीमिंग आपने वीडियो की करनी हो, हाई प्रोसेसिंग रिक्वायर हो, तो आप F1 फैमिली को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बिग डाटा की फील्ड जिसमें हाई प्रोसेसिंग रिक्वायर होती है, तो उसमें हम F1 फैमिली यूज़ कर सकते हैं EC2 इंस्टेंस की। उसके बाद आती है हमारे पास i3 है हाई स्पीड स्टोरेज। i3 को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पर IOPS लिख देता हूँ मैं। IOPS होते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड। अब IOPS से क्या मुराद है कि इसमें हमारी रीड राइट एक्सेस का अमल दखल होता है कि यहाँ पर हम एक वर्चुअल सर्वर या वर्चुअल मशीन या EC2 इंस्टेंस, उसकी रीड राइट एक्सेस की रेशियो बढ़ जाती है, मतलब उसकी IOPS बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास हाई स्पीड स्टोरेज होती है, मतलब हमारे पास हाई IOPS होती हैं। उसके अलावा क्या है कि इसके यूज़ केस में क्या है कि हम NoSQL डेटाबेसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं और डाटा वेयर हाउसिंग से आप इस तरह से मुराद ले सकते हैं कि इसकी डाटा माइनिंग वगैरह की जो फील्ड है उसमें आप इस तरह के EC2 इंस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। डाटा मतलब कि आप लोगों ने ऑनलाइन डाटा एनालिटिक्स करनी हो, डाटा का एनालिसिस करना हो, तो ये वाली इंस्टेंस जो i3 है वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हमारे पास आता है G3 ग्राफिक्स इंटेंसिटिव, मतलब कि जी फॉर आप याद कर सकते हैं कि जी फॉर ग्राफिक्स है, तो ये ग्राफिक इंटेंसिटिव है कि ऐसे काम जिसमें आप लोगों के ज़्यादा ग्राफिक्स यूज़ हो रहे हो, ज़्यादा ग्राफिक कार्ड आपको रिक्वायर हो, तो ऐसे केसेस में आप लोग G3 इंस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमारे पास वीडियो इनकोडिंग, मतलब कि आपने कोई वीडियो को इनकोड या डीकोड वगैरह करना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स रिक्वायर होते हैं, तो G3 इसके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद 3D ऐप्स स्ट्रीमिंग, इनकी आपने लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है G3। अब इसके अलावा ये कि अभी 3 हमने डिस्कस किए हैं, अभी हमारे पास टोटल 14 है, तो अब हम मैं इनको अरेज कर लेता हूँ, फिर हम अगले को डिस्कस करते हैं। तो अब हम अगले दूसरी फैमिलीज EC2 इंस्टेंस की दूसरी फैमिलीज को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है H1 हाई डिस्क थ्रूपुट। अब थ्रूपुट क्या होती है कि थ्रूपुट और बैंडविड्थ दो सिमिलर टर्म्स है, लेकिन है इनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। बैंडविड्थ होती है कि फॉर एग्जांपल के ए से लेके, एक हमारा सोर्स है, बी हमारा डेस्टिनेशन है, कि ए से बी तक जितना भी डाटा ट्रांसफर हो सकता है, जितना भी हो सकता है उसको हम कहेंगे बैंडविड्थ। लेकिन थ्रूपुट होती है कि जितना सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है उसको हम कहेंगे थ्रूपुट। इसके बाद इसके यूजेस में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सर्वर HDFS, हमारे पास H से है Hadoop
डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सर्वर। तो ये इसके यूज़ केसेस है कि हम H1 जो हमारा फैमिली इंस्टेंस है EC2 का, उसको हम इन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। T3 हमारे पास लोएस्ट कॉस्ट जनरल पर्पस है कि अगर हमारे पास जनरल चीज़ें चाहिए हो, फॉर एग्जांपल हमें नॉर्मल सी हमें हार्ड ड्राइव चाहिए, नॉर्मल सी हमें स्टोरेज के साथ साथ हमें कंप्यूटर चाहिए, नेटवर्क चाहिए, तो हम इसको T3 को प्रेफर करते हैं। ये हमारे पास वेब सर्वर और स्मॉल डेटाबेसेस के लिए यूज़ होती है। D2 आते हैं हमारे पास डेंस स्टोरेज, जिसमें हमें है ज़्यादा स्टोरेज चाहिए हो, उसमें हम D2 फैमिली को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास फाइल सर्वर और डेटा वेयर हाउसिंग है। R5 जिसमें हमारे पास मेमोरी ऑप्टिमाइज, मतलब जहाँ ऐसे केसेस जिसमें हमें रैम ज़्यादा रिक्वायर हो, तो हम R5 को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। हमारे पास मेमोरी इंटेंसिव एप्स और डेटाबेसेस में आ सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं M5, ये भी जनरल पर्पस वर्चुअल मशीन्स और वर्चुअल सर्वर्स हैं, जिनमें हमारे पास मतलब नॉर्मल रैम मिलती हैं, नॉर्मल हमें स्टोरेज और हार्ड ड्राइव वगैरह मिलती हैं। इसके बाद इसका है कि एप्लीकेशन सर्वर्स वगैरह में ये यूज़ होते हैं। उसके बाद C5, अब ये देखें यहाँ पे याद रखें कि देखें M से है ना, M से ये तो जनरल पर्पस है, C है ना, अब यहाँ से याद रख सकते हैं कि ये कंप्यूट है, मतलब कि कंप्यूट ऑप्टिमाइज, ऐसे जहाँ पर आपको CPU ज़्यादा रिक्वायर है तो आप वहाँ पर कंप्यूट ऑप्टिमाइज मतलब C5 को प्रेफर कर सकते हैं। CPU इंटेंसिव एप्स और डेटाबेसेस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। P3 हमारे पास ग्राफिक्स और जनरल पर्पस, मतलब कि जहाँ ऐसे केसेस जिसमें हमें ज़्यादा ग्राफिक्स रिक्वायर है, ज़्यादा GPUs रिक्वायर है, लाइक मशीन लर्निंग और बिटकॉइन माइनिंग वगैरह, इसमें हमारे यूज़ केसेस बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास X1 आती है मेमोरी ऑप्टिमाइज। एक मेमोरी ऑप्टिमाइज ये गुजरा है R5 के नाम से, और एक X1, ये इनमें बहुत कम डिफरेंस है। जैसे कि ये मेमोरी ऑप्टिमाइज है, ये SAP है ना, और अपाचे सर्वर, ये हमारे पास कुछ पावरफुल डेटाबेसेस हैं जो कि हम हमारे यूज़ केसेस हो सकते हैं X1 फैमिली इंस्टेंस के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है Z1D, मतलब कि हाई कंप्यूट कैपेसिटी। एक आया था हमारे पास कंप्यूट ऑप्टिमाइज, एक ये अब इसका एडवांस वर्जन Z1D के हमें ज़्यादा ही कंप्यूट इसकी कैपेसिटी चाहिए, तो इसमें हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस वर्कलोड विद हाइपर कोर डाइसेसिंग कॉस्ट, ये उसका यूज़ केस हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है A1, मतलब कि A फॉर, अब आप इसको याद रख सकते हैं आर्म बेस्ड वर्कलोड्स, मतलब कि आप हमारा एक प्रोसेसर है, जैसे कि हमारा RISC-V प्रोसेसर है और x86 प्रोसेसर है, तो ARM एक हमारा प्रोसेसर है जिसमें मतलब कि हमारे पास ऐसे वेब सर्वर जिसमें हमारा वर्कलोड जो है स्केल आउट मतलब बढ़ता रहे, तो उसको हम कह सकते हैं कि हम A1 कैटेगरी में हम उस फैमिली को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आखिरी आता है U6TB1 बेयर मेटल के लिए। बेयर मेटल मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक लैपटॉप है, आप उसके ऊपर जो OS इंस्टॉल करते हैं वो होता है कि आपने बेयर मेटल आपने इंस्टॉल किया। अब OS आपने इंस्टॉल कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने Windows 10 इंस्टॉल किया, अब उसके ऊपर आप कोई भी फॉर एग्जांपल आप WDS या फिर VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आप OS मतलब कि एक लेयर आ गई OS की, उसके ऊपर आप कोई हाइपरवाइजर मतलब या कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वो क्या होता है कि आप मतलब जो OS आपने इंस्टॉल किया वो क्या हो गया बेयर मेटल, और जो आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया या कोई मतलब लाइक वर्कस्टेशन वगैरह VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हमारे बेयर मेटल में नहीं आएगा, क्योंकि बेयर मेटल है कि आपने लैपटॉप के ऊपर जो भी OS चलेगा ना वो हमारा बेयर मेटल है। अगर आप हाइपर-वी या जिनको पता है हाइपर-वी का, कि अगर आप हाइपर-वी वगैरह कोई भी हाइपरवाइजर लेते हैं, आप उसको डायरेक्टली लैपटॉप पे करते हैं, मतलब कि OS Windows 10 की बजाय आप उस हाइपर-वी या XI को करते हैं, तो वो हमारा आता है कि हमने बेयर मेटल पे इंस्टॉल किया। अब इसमें क्या है कि बेयर मेटल मतलब जो कि हमें वर्चुअलाइजेशन से ओवरहेड मतलब वर्चुअलाइजेशन का उसमें हमारा अमल दखल खत्म हो जाता है, उसमें हमारा फिर बेयर मेटल पे आ जाता है। तो ये हमारे पास कुछ फैमिलीज थी EC2 इंस्टेंस की। तो ये वैसे तो डिटेल में हमारा सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट प्रोफेशनल में आता है, लेकिन यह है कि इसकी नो हाउ करना ज़रूरी थी, क्योंकि जो अभी हम आगे कैटेगरीज EC2 इंस्टेंस की मैं आप लोगों को बताऊंगा, उनमें हमें इन फैमिलीज का थोड़ी सी नो हाउ होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी नो हाउ होना शुरू हो गई होगी, और अगर आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट पे चला कर देख सकते हैं। उसके अलावा ये कि ये जो हमारी फैमिलीज थी इनको एक मिनिमोनिक मैंने तैयार किया है, तो वो मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, तो ये याद करना आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा, ये एक मिनिमोनिक है, ये इन फैमिलीज को याद करने के लिए वो क्या है कि F फॉर FPGA, मतलब कि F की जो भी फैमिली होगी उसको आप समझ लेना कि उसमें हमें FPGAs वगैरह की मतलब कि रिक्वायरमेंट होगी, उसका यूज़ केस उनमें होगा जहाँ पे हमें FPGAs की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद I फॉर IOPS, मतलब कि ऐसे यूज़ केसेस जिसमें हमें IOPS ज़्यादा रिक्वायर हैं, तो वो हमारा I फॉर IOPS हो जाएगा। G फॉर ग्राफिक्स हो जाएगा। H फॉर हाई डिस्क थ्रूपुट हम डिस्कस करके गए हैं।
टी फॉर चीप जनरल पर्पस, टी में हमारी वो T2.micro, मैं इसको लिख भी दूँ T2.micro, जो कि हमारे पास फ्री टीयर एलिजिबल होता है हमारा इसमें AWS के अकाउंट में। उसके बाद D फॉर डेंसिटी, मतलब डेंसिटी से मुराद की जहाँ पे हमें डेंस स्टोरेज रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद R फॉर रैम, मतलब हमें मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। उसके बाद M फॉर मेन चॉइस फॉर जनरल पर्पस ऐप्स। C फॉर कंप्यूट CPU, जहाँ पे हमें कंप्यूट और CPU ज़्यादा रिक्वायर होती है। P फॉर ग्राफिक्स, मतलब यहाँ पे आप पिक्स ग्राफिक भी आप जहन में ला सकते हैं, तो ये ग्राफिक्स में आ गया। X फॉर एक्सट्रीम मेमोरी, ये भी मेमोरी है, मतलब कि R फॉर ये यहाँ पे रैम थी मेमोरी थी, लेकिन X क्या है कि एक्सट्रीम मेमोरी, मतलब कि आपको कुछ ज़्यादा ही मेमोरी रिक्वायर हो, रैम रिक्वायर हो। Z में क्या आता है, एक्सट्रीम मेमोरी आ जाती है और साथ में CPU भी आ जाता है, कि आपको दोनों एक्सट्रीम मेमोरी, मतलब मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए और आपको CPU कंप्यूट भी बहुत ज़्यादा चाहिए। इसमें ARM बेस्ड वर्कलोड आ जाते हैं हमारे पास, U में बेयर मेटल आ जाते हैं। तो ये थे हमारे पास EC2 इंस्टेंस टाइप्स, मतलब कि फैमिली की टाइप्स थी, इसमें हमने डिस्कस किए हैं फैमिली टाइप्स। उसके अलावा ये है कि ये एक मिनिमॉनिक बन रहा है कि ये फाइट बन जाएगा, डॉक्टर, मिक, और ये एक बन जाता है एक पिक्जाओ, आप इसको यूं याद रख सकते हैं कि फाइट, डॉक्टर, मिक, पिक्जाओ। तो ये इस तरह से एक मिनिमॉनिक तैयार किया, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर अपने लिहाज से आपने चेंज करना हो। तो ये बस याद करने के लिए, ताकि आप लोगों को इजी रहे याद करने में। तो ये एक मिनिमॉनिक थी। उसके अलावा ये है कि ये हमने आज अपनी वीडियो में क्या डिस्कस किया कि EC2 के इंस्टेंस फैमिली टाइप्स, EC2 इंस्टेंस की फैमिली टाइप्स को हमने डिस्कस किया है। और अब हम अगले लेक्चर में इनके EC2 की जो डिफरेंट कैटेगराइजेशन है हम उनको डिस्कस करेंगे, और उनमें ये आप देखेंगे, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी चीज़ें। तो अब अभी के लिए इतना ही, और आप मुझे इजाज़त दें, और जाते जाते एक शेर के साथ आप लोगों को अलविदा करते हैं। अच्छा, ये मोहसिन नकवी का एक शेर है। ऐसे टूटा है तमन्नाओं का पंदार के बस, दिल ने झीले हैं मोहब्बत में वो आज़ार के बस। ये तो एक ज़िद है कि मोहसिन मैं शिकायत न करूं, वरना तुमसे तो वो शिकवे हैं मेरे यार के बस। तो आप मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।